अब ये नया नया सब कुछ, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक इफेक्टिव रेनफॉल। इफेक्टिव रेनफॉल और यूजफुल रेनफॉल। यूजफुल रेनफॉल क्या होता है ये? अल्टीमेटली अगर एक लाइन में समझाऊं तो कंजप्टिव यूज माइनस में आ रही, कंजप्टिव यूज माइनस में आ रही। अल्टीमेटली रेनफॉल का वो पोर्शन जो यूज किया किसने, प्लांट ने। रेनफॉल का वो पोर्शन जो प्लांट की ग्रोथ में यूज हुआ उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इफेक्टिव रेनफॉल। चलो लिख लो उसको, अ पोर्शन ऑफ रेन falling over a crop area, rain falling over a crop area, a portion of rain falling over a crop area during growing period of during growing period of crop is utilized by the crop is fulfilled by fulfill its लिख लो, fulfill its evapotranspiration requirement, evaporation transpiration नहीं करता, thereby it reduces the irrigation requirement of crop, thereby it reduces the irrigation requirement of crop. हो गया? नेक्स्ट, अब बेसिक डेफिनेशन इसकी, द पोर्शन ऑफ रेन rainfall that is effectively used, the portion of rainfall that is effectively used for the growth of crop, is termed as effective rainfall. हो गया? दिस वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। हो गया इतना? नेक्स्ट पॉइंट, दिस वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग the losses. First, evaporation loss. Second, evaporation loss, depercolation. Third is runoff loss. हो गया? तो यूजफुल रेनफॉल किसके इक्वल आ जाएगी? यूजफुल रेनफॉल इज इक्वल टू
टोटल रेनफॉल इन mm इनटू एवरेज रेशियो फैक्टर, एवरेज रेशियो फैक्टर, ये लिखो एवरेज रेशियो फैक्टर। तो अल्टीमेटली यूजफुल रेनफॉल का एक डेफिनेशन तो ये होगी, जितनी रेनफॉल हुई उसका कितना परसेंट यूज हुआ उसको यूजफुल रेनफॉल बोल देंगे। ठीक है, एक डेफिनेशन तो ये हो जाएगी। ठीक है ना। दूसरा, अब कहता है एक और तरीका है रेनफॉल को निकालने का। आपने कुछ नहीं करना, और लिख लो इसको, और लिख लो, और रेनफॉल निकालने का जो भी आपकी रेनफॉल हुई, टोटल रेनफॉल। अब टोटल रेनफॉल RT, दिस इज टोटल रेनफॉल, ये लिखते जाना आपने। इसमें थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करा रहा हूँ इस बार। दिस इज टोटल रेनफॉल, माइनस में लॉसेज कौन कौन से होंगे, इवेपोरेशन के थ्रू, माइनस डीप परकोलेशन, माइनस रन ऑफ लॉस। दिस इज रन ऑफ लॉस, ये इफेक्टिव रेनफॉल आ जाएगी। क्या? हाँ, ये तरीका अलग अलग डिफाइन करने के तरीके हो गए। हाँ, ये अलग है। कहता है यूजफुल रेनफॉल को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, यूजफुल रेनफॉल क्या होगी, जो भी रेनफॉल हुई उसका एवरेज रेशियो फैक्टर से गुना कर दिया। एवरेज रेशियो फैक्टर किस लिए है, कितनी परसेंट आपने ET के अंदर यूज किया, तो इस डेफिनेशन से ये बना दिया। दूसरा कहता है इफेक्टिव रेनफॉल और कैसे डिफाइन कर दो, जो टोटल रेनफॉल हुई उसमें सारी लॉसेज माइनस कर दो तो रेनफॉल आ जाएगी। तो अल्टीमेटली कंडीशन देखेंगे क्या दे रखी है। हो सकता है एवरेज रेशियो फैक्टर दे रखा हो तब निकाल लो, हो सकता है ये तीनों दे रखे हो तो ये माइनस कर लो। तो अल्टीमेटली ये सारी कहानी है। समझ गए, दो फॉर्मूले बता दिए, 1 और 2। अब डिफाइन भी कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ डिफाइन में। लिखो हेयर, लिख लिया, हेयर रेशियो फैक्टर signifies the portion of rainfall, factor signifies the portion of rainfall here ratio factor signifies the portion of rainfall used by the plant for ET मतलब evapotranspiration के लिए। हो गया। दिस फैक्टर विल बी लेस फॉर ए वाइड स्प्रेड रेन, falling over the 100% area। 100% area। नेक्स्ट ये सारी कहानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिख लो ऑब्जेक्टिव के लिए। अब ये ऑब्जेक्टिव आता है यहाँ से क्वेश्चन, अब इसको यूज भी कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव बनेगा इससे, यूजफुल रेनफॉल कैन बी ऑब्टेन्ड can be calculated empirically भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से सवाल बनेगा आपका, रेनफॉल की जो वैल्यू आएगी, RE इक्वल टू 0.8 R माइनस में 25 mm। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको। जब टोटल रेनफॉल हो 75 mm से ज़्यादा, इफ़ टोटल रेनफॉल इज ग्रेटर देन 75 mm मतलब 7.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा पर मंथ है सारी कहानी, ये भी लिख लो पर मंथ। नेक्स्ट RE की वैल्यू जो इफेक्टिव रेनफॉल है 0.6 R माइनस में 10 mm। जब रेनफॉल की वैल्यू लेस देन 75 mm पर मंथ हो,
तो ये आपको फॉर्मूले सारे ध्यान रखने हैं, क्योंकि सवाल बनेगा यहाँ से टेट पूछेगा, अब यूज़ भी कर लेंगे इसको। चलो ये सारी कहानी बता दी। या इसमें एक लाइन और ऐड कर लो, इसमें लिखो rather than scattered fall over the area, चलो अब समझा देता हूँ सारा क्या कहानी है। ठीक है, चलो अब समझ लो इसको, ख़त्म करते हैं, मैं समझा के इसको। चलो देखो इधर कहाँ से शुरू किया मैंने, यहाँ से। अब कहता सबसे पहले कहता भी इफेक्टिव रेनफॉल होती क्या है। इफेक्टिव रेनफॉल ये है जो कंजप्टिव यूज़ था अपना, जो कंजप्टिव यूज़ था, इसमें से अगर मैं रेनफॉल माइनस कर दूँ, ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है भाई, क्या फॉर्मूला बनेगा भाई, इफेक्टिव रेनफॉल या टोटल रेनफॉल क्या होती है क्या नहीं होती, वो सारी कहानी है। ये तो मैंने बताया आपको भी। कंजप्टिव यूज़ क्या होता है, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए यूज़ किया, इसके अंदर से अगर मैं जो रेनफॉल के थ्रू जो पानी आया, जो इफेक्टिव रेनफॉल आई, वो माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, खाली इफेक्टिव रेनफॉल आ जाएगा, खाली कंजप्टिव यूज आ जाएगा जो प्लांट ग्रोथ ने यूज किया विदाउट रेनफॉल। ये विदाउट रेनफॉल की कहानी है। अब कहता मुझे बतानी है इफेक्टिव रेनफॉल की वैल्यू। अब कहता अ पोर्शन ऑफ रेन फॉलिंग ओवर अ क्रॉप एरिया ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड ऑफ क्रॉप यूटिलाइज्ड बाय द क्रॉप इज फुलफिल्ड बाय इट्स इवेपोट्रांसपिरेशन। अल्टीमेटली आपको इवेपोट्रांसपिरेशन को फुलफिल करने के लिए आपने कितनी पोर्शन ऑफ रेनफॉल ली, उसको बोलते हैं ये यूजफुल रेनफॉल। समझ गए। नेक्स्ट बताया देयर बाय इट रिड्यूसेस द इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर रेनफॉल आ जाएगी तो आपको इरिगेशन रिक्वायरमेंट करनी नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो ना बात। नेक्स्ट बताया था पोर्शन ऑफ रेनफॉल दैट इज इफेक्टिवली यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप इज टर्म्ड एज। कहता जो पोर्शन ऑफ रेनफॉल दैट इज इफेक्टिवली यूज हुआ किसके लिए, ग्रोथ ऑफ क्रॉप के लिए, उसको क्या बोल दिया, इफेक्टिव रेनफॉल। अब कहता है ये वैल्यू जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो जब लॉसेज इसमें से माइनस कर दोगे। अब लॉसेज कौन कौन से हैं, इवेपोरेशन लॉस, डीपर्कुलेशन लॉस, रन ऑफ लॉस, ये तो पता ही है अपने को, सारी कहानी बता भी रखी, डायग्राम बना के, बताने की जरूरत तो नहीं है दोबारा से, उसमें मैंने डायग्राम बना के समझाया, वो थोड़ा सा लंबा ज़्यादा हो गया था उसमें। तो इसमें क्या है, यूजफुल रेनफॉल क्या होता है। अब उसके बाद बताया मैंने यूजफुल रेनफॉल निकालनी है आपको। जो इफेक्टिव रेनफॉल है या तो निकाल सकते हो ऐसे, जो टोटल रेनफॉल हुई उसको एवरेज रेशियो फैक्टर से गुना कर दो। अब एवरेज रेशियो फैक्टर क्या है, ये एक परसेंटेज है, जितनी परसेंट, जैसे मान लो टोटल रेनफॉल हुई आपकी कितने सेंटीमीटर ले लूँ, 75 सेंटीमीटर टोटल रेनफॉल हुई, 75 सेंटीमीटर, उसका एक पर मंथ की बात कर रहा हूँ, 75 सेंटीमीटर। अब उसका कितना परसेंट उसमें यूज हुआ, वो परसेंटेज है, वो रेशियो फैक्टर। समझ गए बात, वो कितने परसेंट रेनफॉल उसमें यूज हुई, बाकी लॉसेस भी तो हो गए। तो नेक्स्ट बताया, अब कहता है जो टोटल रेनफॉल हुई, अब जो टोटल रेनफॉल, अब आपको इफेक्टिव रेनफॉल निकालें कितनी रेनफॉल हुई, जो टोटल रेनफॉल है उसमें से इवेपोरेशन लॉस माइनस कर दिया, उसमें से इवेपोरेट जो होगी, अब जो परकुलेट होगी वो माइनस कर दिया, वो रन ऑफ जो हो गया वो माइनस कर दिया, तो उससे क्या आ जाएगी, इफेक्टिव रेनफॉल आ जाएगी। नेक्स्ट बताया, कहता है जो रेशियो फैक्टर की कहानी है वो देखो, जो रेशियो फैक्टर है वो सिग्निफाई करता है पोर्शन ऑफ रेनफॉल यूज्ड बाय द प्लांट। प्लांट ने जितनी रेनफॉल यूज करी परसेंटेज फॉर्म में, उसको बोलते हैं एवरेज फैक्टर। अब दिस फैक्टर विल बी लेस फॉर द वाइड स्प्रेड रेन। ऑब्वियस सी बात है, अब जितना ज्यादा एरिया होगा लॉसेस के क्या होंगे, उतने ज्यादा होंगे। अब लॉसेस जितने ज्यादा होंगे और या तो स्कैटर्ड हो, स्कैटर्ड मतलब जैसे एक तो सीधी रेनफॉल होती है, एक स्कैटर्ड होती है, या तो स्कैटर्ड हो तो ये वैल्यू, हाँ तिरछी, तो उसमें क्या होता है, इसमें अपने को ये बता दिया भी ये फैक्टर लेस होगा किसके लिए, वाइड स्प्रेड रेन के लिए, वाइड स्प्रेड एरिया के लिए। अगर वाइड स्प्रेड एरिया है तो लॉसेस ज्यादा होंगे, बट उसने कह दिया रादर देन स्कैटर्ड फॉल एरिया। भाई वही जो स्कैटरिंग के लिए कोई कहानी नहीं बता रखी उसने, भाई वो स्कैटर्ड नहीं होनी चाहिए रेनफॉल मान के चल रहा हूँ मैं, स्ट्रेट रेनफॉल हो रही है, सीधी रेनफॉल हो रही है। तो इसने ये कह दिया भाई वाइड स्प्रेड रेन के अंदर लॉसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। लॉसेस ज्यादा हो जाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है कम आ जाएगी। तो ये सारी कहानी बताई है। उसके बाद बताया जो यूजफुल रेनफॉल है आप उसको इंपीरिकली निकाल सकते हो, जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इसने बताया इफेक्टिव रेनफॉल का फॉर्मूला 0.8 इंटू में आर क्या है, रेनफॉल पर मंथ, ठीक है क्या, रेनफॉल इन mm पर मंथ, ठीक है, रेनफॉल इन mm पर मंथ माइनस में क्या कर दो 25 mm। जब रेनफॉल की वैल्यू कितनी हो रही है, 75 mm से ज्यादा हो रही है। अब रेनफॉल की वैल्यू आर की वैल्यू 0.6 आर माइनस में 10 mm आएगा ना,
10 mm, जब रेनफॉल की वैल्यू क्या है लेस देन 75 mm पर मंथ है, तो ये सारी कहानी होगी। चलो ये कहानी भी होगी अभी, चलो वो भी एक और करवाया तो टॉपिक, उसके क्वेश्चन करते हैं इसका। अब नेक्स्ट टॉपिक कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, CIR, the portion of consumptive use which has to be satisfied through irrigation, which has to be satisfied through irrigation, CIR। अरे मैंने वहाँ पे वो CIR की वैल्यू लिख दी वो, ठीक है क्या? ये बेसिक फॉर्मूला होता है कंजप्टिव यूज़ का, ठीक है क्या? ये कंजप्टिव यूज़ यहाँ लिखवाया ना, ये वो CIR था, ये मैंने वैसे ही यहाँ बता दिया आपको, ठीक है? ये काट दो आप यार, चक्कर में कंफ्यूज हो जाओगे। लो ठीक है, ये काट दो। CIR किसके इक्वल है? CU माइनस में RE, बस हो गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं था। इसमें क्या बताया, लेट अस सपोज ये टोटल वैल्यू मेरी थी CU की, टोटल CU थी, इतनी रेनफॉल होगी, ये इफेक्टिव रेनफॉल है, दिस इज RE, वैल्यू कितनी बच गई, दिस इज CU माइनस में RE। जो रेनफॉल से पानी आया RE माइनस कर दिया कंजप्टिव यूज में से। अब वो सेटिस्फाई किससे किया, खाली जो इरिगेशन करी है उसको बोलते हैं कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। समझ आ गई? तो अल्टीमेटली क्या बोला उसने, द पोर्शन ऑफ कंजप्टिव यूज क्या होता है, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए पानी यूज हुआ, ठीक है? अब प्लांट की ग्रोथ के लिए पानी किस किस से यूज हुआ, एक तो बाहर जो इरिगेशन करी अपन ने, एक जो रेनफॉल होगी। अब बोला है खाली इरिगेशन करके जो पानी यूज हुआ ग्रोथ के लिए, उसको बोलते हैं कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अब CIR किसके इक्वल आ जाएगा, CU माइनस में RE, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट इज नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ये फर्स्ट डेफिनेशन है इसकी। नेक्स्ट इज नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अब नेट कितना पानी सप्लाई करना है वो है ये, दैट पोर्शन ऑफ कंजप्टिव यूज which has to satisfied by irrigation along with leaching requirement, is termed as NIR. नेट कितना वाटर सप्लाई किया आपने। अब CIR क्या था, विदाउट रेनफॉल था, प्लस में लीचिंग रिक्वायरमेंट कर दो। फॉर्मूला क्या होता है इसका, NIR इज इक्वल टू CIR प्लस में लीचिंग रिक्वायरमेंट। ये लिख लो, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट इज दिस इज CU माइनस में RE प्लस में लीचिंग रिक्वायरमेंट। हो गया। नेक्स्ट फील्ड इरिगेशन, समझ आ गया? ये कुछ नहीं किया, बस जो पोर्शन कंजप्टिव यूज का था सेटिस्फाई हो रहा था इरिगेशन से, उसके साथ लीचिंग रिक्वायरमेंट भी डाल दोगे तो नेट आ जाएगा।
समझ गए ना बात। लीचिंग तो चाहिए होगा यार, वो नहीं तो वो क्या कर देगा, सोइल को खराब कर देगा। लीचिंग करने के लिए पानी और सप्लाई करना पड़ता है, तो पानी सप्लाई किस लिए, ताकि वो नमक जो है निकल जाए, तो इसलिए उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट थर्ड इज फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, FIR, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। In addition to NIR, FIR also takes into account. FIR also takes into account. In addition to NIR, FIR also takes into account with the surface runoff loss. surface runoff loss. कुछ नहीं करना। FIR क्या होता है, जो NIR आई आपकी प्लस में रन ऑफ लॉस कर दो, जो रन ऑफ लॉस हुए टोटल आ जाएगा फील्ड में कितना रिक्वायरमेंट किया। ठीक है, यहाँ पे एफिशिएंसी निकालने के लिए भी देता है। एफिशिएंसी जो फील्ड की निकालनी हो तो NIR, इसमें यार एफिशिएंसी किसको बोलते हैं, वहाँ पे मैंने एफिशिएंसी ली थी वाटर एप्लीकेशन की, याद है एफिशिएंसी ली थी ना, यहाँ पे वही एफिशिएंसी निकाल सकते हो आप। FIR डिवाइड बाय में NIR गुना में 100, जितना फील्ड में यूज़ हुआ ये वैल्यू आ जाएगी। उल्टा लिख दिया क्या, अरे नेट ऊपर आएगा, फील्ड में ज़्यादा आएगा ना। NIR FIR गुना में 100, ये एफिशिएंसी लिख लेना। नेक्स्ट ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, फोर्थ ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, GIR, ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। GIR इसमें ऐसा लिखो, इसमें फील्ड था ना पहले, ऐसा करो, इन एडिशन टू FIR, GIR also known to account into कन्वेंस लॉस। कन्वेंस लॉस का दूसरा नाम क्या था, ट्रांजिट लॉस। ये लिखो, फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, हो गया। हो गया, चलो ये इसके भी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं आप कन्वेंस लॉस की। तो कितनी एफिशिएंसी आएगी जो लॉस की है, जो कन्वेंस लॉस की एफिशिएंसी आ जाएगी अपनी किस के बीच में, ये FIR और GIR। बड़ा कौन सा होगा, नीचे आएगा बड़ा, ऊपर आएगा छोटा, छोटे वाला कौन सा है ये, दिस इज FIR गुना में 100, तो ये एफिशिएंसी आ जाएगी कन्वेंस लॉस की, ये आ जाएगा। ठीक है, ये सारी कहानी आ जाएगी। चलो नेक्स्ट, हो गया इतना, तो बताने की जरूरत तो नहीं है, एक सवाल भी कराऊंगा अभी आपको इसको। नेक्स्ट टॉपिक डालो, फैक्टर। नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग कंजप्टिव यूज। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंजप्टिव यूज पे डिपेंडेंट हैं। पहला फैक्टर, अब आप बताना मुझे, इसमें लॉजिक बदल जाएंगे। ह्यूमिडिटी
क्या होता है ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी क्या होता है? जो एयर के वॉइड्स हैं वो फिल्ड हैं पानी से, ठीक है। हाँ, जो मॉइस्चर ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं ना। अब मॉइस्चर क्या होता है? जो एयर वॉइड्स हैं आपके, जो हवा को रोक लेते हैं, वो हवा के अंदर क्या भर गया? वो लिक्विड भर गया, ठीक है। वो हवा निकल नहीं पाती, तो अल्टीमेटली जब आपका एयर वॉइड्स हैं फिल्ड हो जाते हैं पानी से, तो ज़्यादातर पानी क्या होता है? वो फिल हो गया, उसके अंदर वॉइड्स के अंदर फिल है, तो अल्टीमेटली वो पानी को बाहर निकलने नहीं देगा। तभी तो मॉइस्चर हो जाता है, देखते नहीं ह्यूमिडिटी होगी है, कहते होंगे ना। तो पानी को बाहर निकलने नहीं देगा, जब पानी को बाहर निकल देगा तो वो सारा मॉइस्चर, वो ह्यूमिडिटी हो जाती है। अब ये कहता है भाई जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, ज़्यादा पानी अवेलेबल रहेगा वॉइड्स के अंदर, एयर के वॉइड्स के अंदर, तो वेपराइजेशन क्या होगी? कम होगी। अरे पानी बाहर निकलेगा तभी वेपराइजेशन होगी, तो वेपराइजेशन होगी नहीं। जब वेपराइजेशन नहीं होगी तो कंजप्टिव यूज क्या होगा? कंजप्टिव यूज क्या होगा? कंजप्टिव यूज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कंजप्टिव यूज क्या होता है? कंजप्टिव यूज, व्हाट इज कंजप्टिव यूज? इवेपोट्रांसपिरेशन। इवेपोट्रांसपिरेशन मींस इवेपोरेशन प्लस में ट्रांसपिरेशन। जब पानी बाहर ही नहीं निकलने देगा तब भाई साहब कहाँ से कंजप्टिव यूज बढ़ेगा? समझ रहे हो? तो ग्रोथ होएगी नहीं उसकी, तो ग्रोथ होएगी नहीं, तो मतलब अल्टीमेटली ये कंजप्टिव यूज के जो फैक्टर हैं सारे रिलेटेड है वेपराइजेशन है। जितनी ज़्यादा वेपराइजेशन होगी, जितना अपना एटमॉस्फेयर में लिक्विड जाएगा, उतने ही ज़्यादा क्या होता है? सी होता है। तो वेपराइजेशन कम तो क्या आ जाएगा? सी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सीधा लिखवा दूँ क्या? ह्यूमिडिटी में लिखो, इसमें लिख ही लो यार, 2 लाइन है। हाइयर इज द ह्यूमिडिटी, हाइयर higher is the humidity, more is the water available in the, more is the water available in the voids of air, more is the water available in the voids of air, hence lesser is the vaporization, hence lesser is the vaporization, thereby lesser is the CU, lesser is the CU. Next, type of soil, type of soil, सोयल को रिलेट करना अपने परमेबिलिटी से, परमेबिलिटी किसे नोट करते हैं? के से, रिलेटेड विद परमेबिलिटी। के ज़्यादा, के कम। अगर परमेबिलिटी ज़्यादा तो वेपराइजेशन क्या होगा? अगर परमेबिलिटी ज़्यादा तो वेपराइजेशन क्या होगा? वेपराइजेशन ज़्यादा होगा, कंफर्म है? अरे वेपराइजेशन ज़्यादा, परमेबिलिटी ज़्यादा है, 2 पोर्स ज़्यादा हो गए तो क्या होगा? पानी क्या करेगा? वेपराइज कर जाएगा। तो अल्टीमेटली ऐसा बोल सकते हैं हम, इसमें क्या होता है? इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स होते हैं। किसमें? अभी पढ़ा ना अपन ने, वो टिश्यूज़ जो हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी वाले, जो पानी क्या कर जाता है? ऐसे सप्लाई कर जाता है, पानी सप्लाई कर जाएगा, ऊपर कर जाएगा, तो वेपराइजेशन ज़्यादा। मोर इज द वेपराइजेशन, मोर इज द कंजप्टिव यूज़, कंजप्टिव यूज़ भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। इसी का उल्टा वहाँ कर दो, वहाँ पे क्या होता है? परमेबिलिटी कम तो अलग अलग पार्टिकल्स होंगे, इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स नहीं होंगे। ये पानी ऐसे सप्लाई हो रहा है ऊपर, कभी यहाँ से टकराएगा, लॉसेस ज़्यादा होंगे, तो वेपराइजेशन क्या होगी? कम होगी। जब वेपराइजेशन कम तो कंजप्टिव यूज़ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसे लिख लो उसको, ठीक है। के इज द परमेबिलिटी। चलो नेक्स्ट, टोपोग्राफी। थर्ड इज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी से मतलब है जो सरफेस है आपका, या तो इरेगुलर होगा या अपना इरेगुलर होगा या रेगुलर होगा। इरेगुलर टोपोग्राफी है, मतलब कैसे सरफेस है? सरफेस है ऐसा, देखो ये है सरफेस, यहाँ पे पोर्स, सरफेस है इरेगुलर,
और रेगुलर में प्लेन सरफेस। अच्छा ये बताओ मुझे, ज़्यादा सरफेस किस में मिलेगा आपको? ज़्यादा सरफेस किस में मिलेगा? इसमें मिलेगा। सरफेस ज़्यादा आ गया कॉन्टैक्ट में, सरफेस ज़्यादा, तो वेपराइजेशन क्या होगी इसमें? वेपराइजेशन ज़्यादा हो जाएगी। मोर वेपराइजेशन, कंजप्टिव यूज क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। उल्टा इस पे आ जाएगा, वाइसा वर्सा, वाइसा वर्सा। लिख लो उसको। नेक्स्ट बेस पीरियड। नेक्स्ट इज फोर्थ इज बेस पीरियड। बेस पीरियड, बेस पीरियड के बारे में बताओ। दो क्रॉप्स हैं अपनी, एक की बेस पीरियड कम, एक का बेस पीरियड ज़्यादा। जिसका बेस पीरियड ज़्यादा पानी वेपराइज होगा। अरे बेस पीरियड क्या होता है? कितना टाइम लगेगा क्रॉप को सोइंग और हार्वेस्टिंग में, यही होता होगा। तो अल्टीमेटली दो क्रॉप्स ले ली मैंने, दिस इज क्रॉप 1, एक क्रॉप 2। क्रॉप 1 वो है जिसका बेस पीरियड ज़्यादा है, क्रॉप 2 वो है जिसका बेस पीरियड कम है। जिसका बेस पीरियड ज़्यादा क्या होगा? वेपराइजेशन क्या होगी? वेपराइजेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी। कंजप्टिव यूज क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। वाइसा वर्सा, वाइसा वर्सा, उल्टा हो जाएगा इसका। आप अपना कर लेना, मैंने आपको बता दिया, ठीक है? ये ज़्यादा करना। नेक्स्ट मीन मंथली टेम्परेचर हो गया इतना, लिख लो। मतलब न्यूमेरिकल करते हैं इसका, हो गया काफ़ी। हो गया, चलो नेक्स्ट इज मीन मंथली टेम्परेचर, फिफ्थ। मीन मंथली टेम्परेचर। मीन मंथली टेम्परेचर में जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना वेपराइजेशन ज़्यादा। हायर द टेम्परेचर हायर द वेपराइजेशन। अगर वेपराइजेशन ज़्यादा तो क्या ज़्यादा हो जाएगा? कंजप्टिव यूज भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। बस इसका उल्टा हो जाएगा लोअर टेम्परेचर के लिए। टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर, वैसा वैसा। चलो लिख लो इसको, न्यूमेरिकल लिखो इसमें। ठीक है, न्यूमेरिकल लिखो, अप्लाई करते हैं इसको। चलो न्यूमेरिकल लिखो, लिखिए क्वेश्चन। इफ CU and RE for the periods as shown for a jawar, as shown for a jawar crop sown at a particular location, the period of growth is from 16 October to 2 Feb, 16 अक्टूबर से 2 Feb। Determine the NIR, of this crop, assuming that water is not required, for any other purpose,
except that of fulfilling the evapotranspiration needs, the evapotranspiration fulfilling the transpiration needs of crop। चलो ये कहानी दे रखी है, करो क्वेश्चन। इसमें आपको वैल्यू दे रखी है सी यू की। अब बना दूँ टेबल, देख लिया? देख लिया? चलो टाइम सी यू, मैं पूरा ही बनाया तो फिर अब दो लाइन बनानी पड़ेगी। 2 मिनट रुक जाओ, ऐसा करता हूँ। 1 2 और क्या दे रखा है? ये वाली दे रखी है। अब मैं टेबल पूरी बना दूंगा अभी आपको समझाने के लिए सारा ये। यहाँ पे आपको टाइम दे रखा है। टाइम मेरे को बोलोगे कहाँ से शुरू करूँ? अक्टूबर से। अक्टूबर किसका महीना है? कितने दिन का महीना है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। बोलो महीना बोलो, कब से शुरू हो कहानी? अक्टूबर। कितने अक्टूबर से स्टार्ट है कहानी? हैं 16 अक्टूबर से लेके कितने का महीना है ये? 31 का। 16 से 31 का, 31 का। नवंबर बताओ? 30 का, तो 30 दिन लिख दूं यहाँ पे, 30। उसका दिसंबर 31 का, तो 1 से 31 लिख दूं, ये 1 से 30 आ जाएगा। जनवरी का 1 से कितने का? 31 का। फेब कहाँ तक है? 1 से 2। अरे 2 ही दिन है, 2 फरवरी दे दिया मैंने, 28 लिख दूं। टाइम दे रखा है आपको सी यू। अब सी यू की वैल्यू दे रखी थी उसने, अब मैंने उसमें मेंशन नहीं करी, इसमें बता रहा हूँ आपको। सी यू की वैल्यू दे रखी है 37, 84, 155। हाँ दे देगा, देगा ना ये। अरे ये वैल्यू ये तो अपने को लिखनी पड़ेगी। सी यू की वैल्यू दे रखी थी मैंने, टेबल में सीधा मेंशन कर दी। इतना क्वेश्चन देगा आपको, ठीक है। और रेनफॉल भी दे रखी है। रेनफॉल दे रखी है आर ई, इफेक्टिव रेनफॉल। इफेक्टिव रेनफॉल क्या क्या है? दिस इज 31 mm, 21 mm, 7 mm, 2.5 mm, 1 mm। ये इफेक्टिव रेनफॉल दे रखी है। अब आपको ये क्वेश्चन देगा इतना सा, ठीक है। अब ये वैल्यू उसमें मेंशन थी, किसमें? क्वेश्चन के अंदर। अब मैंने टेबल की फॉर्म में बता दी आपकी इजीनेस के लिए। अच्छा अब ये बताओ, सबसे पहले सी आई आर निकालो। सी आई आर कितना होगा? सी आई आर देखो, फॉर्मूला देखो सी आई आर का। बड़ी सी आई आर, सी आई आर क्या होता है? इरिगेशन पर्पस के लिए कितना, सी आई आर क्या होता है? इरिगेशन पर्पस के लिए इफेक्टिव रेनफॉल को छोड़ के कितना पानी यूज हुआ, ठीक है। एज किस रिस्पेक्ट में? डेप्थ के रिस्पेक्ट में। तो सी यू क्या है? दिस इज इन एम एम ऑल्सो। आर ई किस में है? एम एम में। सी यू माइनस आर ई क्या आ जाएगा? सी आई आर आ जाएगा। आसान होते हैं, सिर्फ पढ़ना यार, 1 मिनट का काम है इसमें। माइनस करो, 37 माइनस 31 6, 84 माइनस 21 3, 6 63 हो जाएगा। पर 155 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 148। 188 माइनस 2.5 कितना आ जाएगा? 185.5। 13 माइनस 1 12। ये सी आई आर आ गया। कुछ था क्या इसमें? अरे कुछ नहीं होता यार, बस सिंपल एक फॉर्मूला लगाना, तो कुछ भी नहीं है इरिगेशन न्यूमेरिकल्स में। चलो नेक्स्ट, सी आई आर आ गया। अब बताओ मेरे को एन आई आर। व्हाट इज एन आई आर? यहाँ से एन आई आर। अब सी आई आर जो है बेस है किसी को भी निकालने के लिए। अब एन आई आर पे आओ। एन आई आर का फॉर्मूला बोलो। एन आई आर किसकी इक्वल? सी आई आर प्लस में लीचिंग, है ना। अच्छा लीचिंग दे रखी है क्या? लीचिंग नहीं दे रखी तो उसको 0 मान लेंगे, ठीक है। इसको 0 मान लेंगे, बस 0 मान लो बस। और कुछ दे रखा है? नहीं दे रखा, तो सी आई आर सेम आ जाएगा। सी आई आर और एन आई आर की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी? 6, 63, 148, 185.5, 12। ये वैल्यू आ गई। ये अब टोटल एन आई आर निकाल लो। निकालना क्या था? टोटल कर दो उसको। कैसी है? टोटल कर दो, समेशन ऑफ एन आई आर। वैल्यू बता दो कितनी आ रही है। अब ये सवाल पूछा होगा तो कुछ था इसमें?
414.5 आ गया, ये 414.5 आ गया, ठीक है 414.5 आ गया ना यार टोटल एनआईआर। अब एक चीज़ और पूछी हुई इसने, डिटरमाइन द एनआईआर फॉर दिस क्रॉप अज्यूमिंग दैट वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी अदर पर्पस, पानी को किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया। ऐसा करते हैं हम, अच्छा ये बताओ मुझे, ये आ गई टोटल एनआईआर आ गई आपकी, ठीक है। अपने को वैल्यू निकालनी थी पर डे में, ये किस पे निकली है, ये पूरे मंथ के लिए निकली है, कितने मंथ के लिए निकली है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब, पूरे के लिए निकली है। अच्छा अगर एक दिन के लिए निकालनी हो तो निकाल सकते हो, एनआईआर फॉर वन डे, एनआईआर फॉर अ डे। अच्छा बेस पीरियड बताओ कितने दिन हो गए, ये टोटल करो 16 से 31 कितने दिन हो गए, अरे दिन बोलो भाई, 16 से 31 कितने दिन हो गए, 16, 30 प्लस करो, 31 प्लस करो, फिर 31 प्लस, अरे कर लो कैसे निकाल लो फटाफट से, कितना टोटल कितना आ गया, एक सौ, अरे 102 है भाई, ये 2 दिन है ये, एक सौ 9 आएंगे, 110 आएंगे। ये कितने हुए, 16 ही होंगे। अरे 16 से स्टार्ट करो, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 110 दिन आ जाएंगे। टोटल कितने आ गए, 110 दिन। अब ये सारी कहानी 110 दिन की थी, आपको क्या निकालना है, पर डे का निकालना है। क्या आ जाएगा, 414.5 भाग में 110, बता दो वैल्यू कितनी आ गई, पर डे का आ जाएगा, पर डे का ना यार आ जाएगा 3 कितना 3, ये क्वेश्चन आया हुआ था, mm पर डे। अब ऑप्शन देखेंगे आप, ऑप्शन में देखोगे पर डे का पूछा तो पर डे का निकाल दोगे, ठीक है, न्यूमेरिकल हो गया पहला। चलो अब कहता है कंजप्टिव यूज फाइंड आउट करने का इंडायरेक्ट मेथड भी है पड़े, ये तो डायरेक्ट मेथड हो गए, एक इंडायरेक्ट मेथड भी है पड़े जो न्यूमेरिकल यूज होते हैं। चलो हो गया इतना, नेक्स्ट। सर इसमें और कुछ जैसे कुछ फॉर्मूले आपने करवाया कोई, या आगे टेबल तैयार हो जाएगी, टेबल की टेबल तो इतनी होगी, बाकी हाँ टेबल तैयार हो जाएगी, टेबल बना लो तो जल्दी आसान हो जाता है। हाँ GIR निकाल लो, इसमें आगे वो बता देगा, इन्फॉर्मेशन देगा आपको, रन ऑफ फ्लोस दे देगा, तब आपको वैल्यू निकालेंगे। तो ये सारी कहानी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन इतनी दी है तो इतने हो जाएगा, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो नेक्स्ट, अब है नेक्स्ट डालो, कुछ इनडायरेक्ट मेथड भी है पड़े, इनडायरेक्ट मेथड्स टू फाइंड द कंजप्टिव यूज। कंजप्टिव यूज कौन कौन से हैं, पहला है ब्लैनिक-रीडल मेथड, ब्लैनिक-रीडल, दूसरा है हैंग्रीव्स, दूसरा मेथड है आपका हेलग्रीव्स। दो मेथड्स और हैं, पहले स्टार्ट कर रहे हैं ब्लैनिक-रीडल। फर्स्ट मेथड इज ठीक है, अब ब्लैनिक-रीडल पे आ जाओ। इट स्टेट्स दैट monthly consumptive use is given. It states that monthly consumptive use is given by CU इक्वल टू K इंटू में P। अब K क्या है, P कैसे बता दूंगा, K इंटू में P डिवाइड बाई 40। अब एम्पिरिकल रिलेशन है ये, 41.80 प्लस में 32, ये मेरा फॉर्मूला बन गया, K इंटू P डिवाइड बाई 40। अब यहाँ पे T क्या है, T किस में है, T है मेरा केल्विन में ना, डिग्री सेल्सियस में, सॉरी T इज इन डिग्री सेल्सियस। अब कन्वर्ट हो गया पूरा केल्विन के अंदर, T इज इन डिग्री सेल्सियस, T सेल्सियस में पुट करना है आपको, डायरेक्ट आ जाएगा। अगर सेल्सियस में दे रखा हो तो आंसर किस में आएगा, आंसर केल्विन में आएगा, आंसर केल्विन में आएगा।
ठीक है, चलो अब वैल्यू लिख लो क्या क्या है। सी यू तो पता ही है अपने को, कंजप्टिव यूज, के इज द क्रॉप फैक्टर, के इज द क्रॉप फैक्टर, पी, पी क्या होता है, पी के इज द क्रॉप फैक्टर, पी का तो लिखा ही नहीं, पी होता है मंथली परसेंटेज ऑफ एनुअल डे, मंथली परसेंटेज ऑफ एनुअल डे, एनुअल डे, मंथली परसेंटेज ऑफ एनुअल डे, एनुअल डे, डे लाइट आवर्स, डे लाइट आवर्स, मतलब सनशाइन आवर्स बोल सकते हैं इसको, डे लाइट आवर्स दैट अकर ड्यूरिंग दैट पीरियड, दैट अकर ड्यूरिंग, इस पीरियड के अंदर जो मंथली परसेंटेज है एनुअल डे लाइट आवर्स की। टी, टी इज द मीन मंथली टेम्परेचर, लाइट गई क्या, मीन मंथली टेम्परेचर, टेम्परेचर ये ऑफ कर दो ये वाला तो, क्योंकि एकदम ना बच जाए ना, ये ऊपर चलता रहेगा। बाकी कुछ है वहाँ भी लाइट ऑफ कराओ, क्या तो बैठ जाएंगे सब, कोई बात नहीं, फिर क्या होगा एडजस्ट कर लेंगे। क्लास चल रही है उनके तो फ़ोन पे, क्लास है उन पे चल रही है क्लास, जी जी क्लास दो में हाँ, अरे सिलेबस ना हो तो ऐसे ही करते हैं वो, चलो ठीक है हाँ। के, अब वैल्यू ऑफ के रह गया, अब वैल्यू ऑफ के इज नॉट फाउंड बाय इंडियन कॉन्टिनेंट, एक नोट डाल के पॉइंट लिख लो, लिख लिया इतना, अभी समझाऊंगा आपको क्या होता है ये, ठीक है। ये डे लाइट आवर्स हैं, ये जो पी है वो परसेंटेज है, जैसे मान लो सपोज फेब का महीना है, फेब का महीना है, फेब के महीने में कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं, 28 दिन में कितने घंटे सनशाइन रहती है, 28 दिन में 10 घंटे डेली रहती है, तो 28 इंटू 10 कर दूँ, 28 इंटू 10 दिन कर दूँ, उसके बाद कहता परसेंटेज निकालनी है, फिर पूरे साल में जितनी डे लाइट आवर्स रहती है, पूरे साल में एवरेज कितनी ले लेंगे, पूरे साल में 12 महीने हैं, 12 महीने में डेली की एवरेज ले लो, बता देगा वो कितनी है, कितने कितने सनशाइन रही है आपको। मान लो सपोज करो 9 घंटे डेली रही है, एवरेज में 9 घंटे रही है, 12 को 9 से गुना करोगे, 12 को 9 से जो परसेंटेज आएगी, जो फेब के महीने की परसेंटेज है डिवाइड बाय में वो करके गुना में 100 करके परसेंटेज निकल जाएगी, तो सनशाइन आवर्स हैं ये, ठीक है। एग्जांपल लेके बताया समझाने के लिए, ताकि एक इमेज क्लियर हो जाएगा बस। अब नीचे एक नोट डाल के पॉइंट लिखो, नोट डालो के, दिस इज क्रॉप फैक्टर, के क्या है, के इज द क्रॉप फैक्टर, इज नॉट फाउंड इन इंडियन कॉन्टिनेंट, इज नॉट फाउंड इन इंडियन कॉन्टिनेंट, इंडियन कॉन्टिनेंट में क्रॉप फैक्टर को फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज टोपोग्राफी इज वेरी लार्ज, बिकॉज टोपोग्राफी इज वेरी लार्ज, टोपोग्राफी बहुत ज़्यादा बड़ी है इसकी। चलो ये सारी कहानी होगी। अब एक और बताना है मुझे, एक फॉर्मूला और बताना है। चलो इफ़ टी इज़ इन इसमें ले लूँ फारनाइट, टी इज़ इन फारनाइट, फारनाइट तो पता ही होगा, अगर टी फारनाइट में है, टी मेरा फारनाइट में है, तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा CU इक्वल टू KPT डिवाइड बाय में 40, बस ये फॉर्मूला डायरेक्ट। तो बना तो इसके लिए था, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। हो गया, चलो क्वेश्चन लिखो इसका, अब समझ आ जाएगा सारा। क्वेश्चन बड़ा सारा है इसका भी, चलो लिखने में ही टाइम लग जाएगा यार। क्वेश्चन, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ वाटर,
determine the volume of water required to be diverted from the headwork to irrigate an area of 5,000 hectare using information given below. Using information given below. Assume 80% as the effective precipitation. To take care of consumptive use of crop. Assume 50% efficiency of water application. अब जो आप कह रहे थे ना सर क्वेश्चन नहीं करवाया बोला, वो सारे आ जाएंगे. इन द फील्ड एंड 75% is the conveyance efficiency. Of canal. लिख लो इसको फटाफट से. लिख लिया? अभी टेबल रह रही है अभी. चलो बस अभी हो जाएगी. क्या हो गया? वो 2 न्यूमेरिकल रह गए. मैं 2 कराऊंगा. मैं 2 कराऊंगा. चलो हो गया इतना. लिख लिया सबने? ठीक है. चलो अब टेबल बनाओ. टेबल ध्यान से बनाना, या तो मेरे को बना दे तो फिर बना लेना आप. ठीक है. मंथ शुरू करो जून से. आज अपने फेवर में है लाइट. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, अप्रैल. लो सारी कहानी दे दी. टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दे रखा है. अरे फ़ारेनहाइट में चेंज तो करना आता होगा आपको. कैसे करते हैं? 32 प्लस में 1.80 ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का है. समझ गए बात? अरे 32
32 प्लस ये 1.8T लिखा है ना मैंने, ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। जैसे 1 सेल्सियस है, 0 सेल्सियस है, 0 जगह तो 32 आ जाएगा आंसर। अरे पहले यही बता ही देता हूँ यार, फॉर्मूला होता है 32 प्लस में 1.8T, यही है फॉर्मूला। अब पुट करो 0, टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, आंसर फ़ारेनहाइट में कितना आ जाएगा 32 फ़ारेनहाइट। अगर करो 2 पुट करो 32 प्लस में 1.8 इंटू में 2, वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.6, प्लस में कितना आ जाएगा 35.6। तो अल्टीमेटली ऐसे चेंज करते हैं। आप जिसको नहीं पता वो कर लो, लिख लो साइड में, बस ये होता जाएगा। ठीक है, हटा दो उसको, मिटा दो। चलो टेम्परेचर दे रखा है फ़ारेनहाइट में, लिखो टेम्परेचर, शुरू कर दो। अब तो पता लग गया इतने कॉलम बनाने हैं, कर दो शुरू। 70, 75, 73, 72, 75, 73, 72, उसके बाद 113, 55, 113, 55, 47, 47 के बाद 48, 48, 54, 60, अरे एक रह गया यार 62, कौन सा रह गया एक बीच में, चेक करो, ये तो कम लग रहे हैं मेरे को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 है। कुछ गड़बड़ रहा यार, एक तो रह गया है। कहानी शुरू करी मैंने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और लिख लो फिर, लो एक और बढ़ा लो एक वैल्यू बढ़ानी है मैंने तो, लो 68 कर दो। ठीक है, एक लाइन और लगाओ। अभी गिवन था ये सारा कुछ, ठीक है क्वेश्चन में। उसके बाद परसेंटेज आवर ऑफ सनशाइन, परसेंटेज आवर ऑफ सनशाइन, कितने घंटे रही सनशाइन, अरे ऊपर कर दूंगा इसको, लो दिस इज परसेंटेज आवर ऑफ सनशाइन। अब इसके लिए घंटे लिख लो, इसके लिए 9.9, 10.2, उसके बाद है 9.6, 8.4, उसके बाद 7.8, अरे कुछ भी लिख दूँ क्या, चेंज तो कर लेंगे बाद में, फिर तुम वैल्यू निकालोगे नहीं फटाफट से। 7.8, 7.2, 7.2, 6.4, 8.6, 9.9, 8.8, 8.8, 9.8, ये लिख लो परसेंटेज आवर ऑफ सनशाइन। ये परसेंटेज है, ये कितने घंटे सनशाइन रही। अब कैसे निकालते हैं वो बता दिया मैं, सनशाइन के आवर्स कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट इज रेनफॉल, नेक्स्ट इज रेनफॉल, किस में, mm में, रेनफॉल दे रखी है mm में, वैल्यू लिखो। फर्स्ट इज 75 mm, 75, 108, 103, अरे 130 है क्या, ये लो 130, दिस इज 130, 130, 115, 105, 115, 105, 25, 25, बाकी 0 0 0 0 0 0 0, सारी जीरो हैं ये, 6 मत मान लेना इसको, 0 0। चलो ये सारी कहानी गिवन थी आपको, और गिवन है क्रॉप फैक्टर भी गिवन है, द क्रॉप फैक्टर इज ऑल्सो गिवन। क्रॉप फैक्टर लिख लो, क्रॉप फैक्टर भी। अब यार वहाँ पे आएगा कैसे, दिक्कत थोड़ी सी होगी। चलो क्रॉप फैक्टर, क्रॉप फैक्टर, क्रॉप फैक्टर पे आ जाओ। टूल बॉक्स को नीचे ले जाएं क्या, इधर कर देंगे बाद में। अरे वो लाइट उसके ऊपर आएगा ना, वो फोटो के ऊपर दिखेगा नहीं वो। चलो हाँ, उसमें तो नहीं आएगा। क्रॉप फैक्टर की वैल्यू दे रखी है अपने को 0.8, 0.85, 0.85, 0.8, 0.85, 0.85 अगेन 0.85, उसके बाद 0.65, 0.6, 0.6, 0.65, 0.70, 0.70, 0.70, 0.75। ये वैल्यू चेंज होगी बट कर देंगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू पे आ जाओ। अब बस निकालना है, ये सारी चीज़ दे रखी थी आपको। चलो कुछ है, कुछ भी नहीं इसमें, समझ रहे हो ना बात। अभी फिर ये क्वेश्चन है सारा, अब इतना क्वेश्चन गिवन होगा, अब यहाँ लिखवा दिया, ये देगा वो आपको। अब निकालने का क्वेश्चन पढ़ो, क्या निकालना है।
वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट। अच्छा, वाटर रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है? क्या चीज ज़्यादा हो गए? एक फालतू हो गया, 1.70 निकाल दो। अरे मतलब इक्वली करनी है, वो थोड़ा ऊपर नीचे कर लेना, ठीक है क्या? 0.75 था लास्ट वाला, लो 0.75 कर लो। अब यार कैसे करूँ, थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ये ठीक है, लो 0.75 हो गया। अब तो हो गया होगा, चलो ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ, मुझे निकालनी है वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट टू बी डाइवर्टेड फ्रॉम द हेडवर्क टू इरिगेट एन एरिया दिस यूजिंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। अज्यूम 80% एज द इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन टू टेक केयर ऑफ कंजप्टिव यूज ऑफ क्रॉप। एज्यूम 50% एफिशिएंसी है वाटर एप्लीकेशन की। इन द फील्ड 75% कन्वेंस एफिशिएंसी है। अब वो पीछे लिखवाई थी ना, सी लिखवाया था और ए लिखवाया था, वो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी है, ठीक है क्या? अब मुझे कहानी कहाँ से शुरू करनी होती है? अब यहाँ पे इंपीरिकल मेथड यूज होंगे, ठीक है, इंपीरिकल मेथड यूज होंगे। आपको मैंने पीछे फॉर्मूला लिखवाया था, मुझे अगर यहाँ पे सी आई सारी वो निकालनी है, CIR, NIR, FIR, GIR, सारा कुछ निकालना है इसमें, ठीक है? समझ गए क्या? वाटर की रिक्वायरमेंट निकालनी है, बाकी इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्या क्या निकालना है आपको? CIR, उसके बाद NIR, उसके बाद FIR, उसके बाद GIR, ये सारा कुछ निकालना है आपको। क्लियर है? अच्छा, CIR निकालने के लिए क्या करूं? मुझे क्या निकालना पड़ेगा CIR के लिए? CU चाहिए होगा, CU चाहिए होगा। अच्छा, CU में से जब RE माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? CIR आ जाएगा। तो मुझे पहले CU निकालो। अब CU यहाँ से निकाल सकता हूँ? CU कैसे निकालते हैं? सबका निकालना पड़ेगा, KPT डिवाइड बाय 40 करके। सबका निकाल लोगे? करो शुरू फटाफट से, कैसे निकालो? कैलसी एक ले लो, ये वाला फटाफट शुरू करो। निकालो यहाँ पे CU बताओ पहले का CU का फॉर्मूला लिख दूँ यहाँ पे? CU का फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है? दिस इज KPT यार, CU इक्वल टू KPT डिवाइड बाय में 40। पहला करो। अब देखो कैसे करना है। वैल्यू ऑफ K कितनी है? दिस इज क्रॉप फैक्टर 0.8 इंटू में P इज सनशाइन 0.8 इंटू 9.9 इंटू में 70 डिवाइड बाय 40, ठीक है? 0.8 गुना में 9.9 इंटू में 70 डिवाइड बाय 40। वैल्यू बोलो 13.86। आगे बोलो फटाफट से, आगे बोलो 0.85। अब 108 छोड़ दो, बस गुना करते जाओ। 75 10.2 इंटू 0.85 डिवाइड बाय 40, ये छोड़ देना आर बस। 23.409। आगे बताओ जल्दी जल्दी। समझ नहीं आया तुषार? अरे 73 कहाँ से आ गया? KPT डिवाइड बाय 40। के टेम्परेचर कितना है? 70। परसेंटेज सॉल्यूशन P, ये P है। अरे भूल भी गए क्या? दिस इज T इंटू में K। हाँ वैल्यू बोलो 26.52। आगे बोलो 26.52। आगे बोलो। अरे तुम्हारा गलत क्यों आ रहा है यार? ये तो कैलकुलेशन गलत कर रहे हो क्या? 75 गुना में 10.2 गुना में 0.85 कितना आएगा? 16.25 आ रहा है मेरा तो। 75 गुना 10.2 गुना में 0.85 डिवाइड बाय 40। कौन से का? अरे सेकंड वाला, तभी तो कह रहा हूँ फिर यार, तभी मैंने सेम देता हूँ क्वेश्चन, तो अलग दे दूंगा। क्या हुआ? चल क्यों रहा है यहाँ पे? चलो रिस्क पे यहाँ तो बोलो क्या होगा इसको? चार्जिंग है इसकी तो भाई। बोलो पहले बोलो। अरे यार ये ना कोई तार वार हट रही है इसकी, तार हट रही है इसकी आगे। चलो वैल्यू बताओ, यहाँ कितनी आएगी वैल्यू? 16.25। आगे बोलो, अगली वैल्यू बोलो 14.89। 14.89। अगला बोलो 12.
85, आगे बोलो। उसके बाद 18.75, अगली बोलो। 6.435, नेक्स्ट बोलो। हो सकता है गलत तो बता देना मुझे। 4.5, 6.2, अगली बोलो। 6.2, 8.67, 9.24, 9.24, 9.54, चेक करते जाओ गलत ना हो कोई भी। 9.54, 12.5, ये सारी वैल्यू आ गई। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना, गलती हो सकती है, ठीक है क्या। एक वैल्यू तो चेंज हुई थी यार मुझसे, चलो ठीक है, ठीक है। चलो इन सबका टोटल कितना आ रहा है, इन सबको टोटल कर लो। समेशन लेना होता है। हाँ 133.67 लिख दूँ। 133.67 आ गया, ठीक है। 65 क्यों, ऊपर ही लोगे। 67 एक बढ़ जाता है ना उसमें। 667 आया ना आपका। 635 आया है। 64 लिख लो, 64 लिख लो, 65 लिख लो, इतना ही आएगा, एक बढ़ा देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। अच्छा अब टोटल रेनफॉल बोलो। यहाँ देखो टोटल रेनफॉल कितनी आई है, टोटल रेनफॉल बताओ। 75, 108, 130, 115, 105, 25, प्लस करो कितनी आ रही है, प्लस करो। अरे दोबारा प्लस कर लो भाई। 75, 108, अरे 500 तो ऐसे ही हो गए। 100, 200, 300, 400, 500 तो ऐसे ही हो गए। 75, 108, 130, 115, 105, 25, कैसे प्लस कर रहे हो यार। हैं 558 आएगी। कैलकुलेशन बहुत वीक है यार तुम्हारी, देख के भी नहीं हो रही, बिना देखे कैसे करोगे। तो लाना चाहिए कैल्सी, तो हो गया। अब देखो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन देखो इधर। लिख लिया क्या, करवा दूं या वो लिखना है, 2 रह गए। चलो लिख ही लो तुम यार, लिख लेना, टाइम दे दूंगा यार, यही है कहीं जा तो दे। ये देखो समझ लो, एक बार हो जाएगा तो उसके बाद देखो। determine the volume of water required to divert it from the headwork to irrigate an area of 5000 hectare using information given below this. Assume, ये लाइन पढ़ो, लाइन पढ़ो ये। Assume 80% as the effective precipitation. इफेक्टिव रेनफॉल कितनी हुई है, टोटल रेनफॉल की कितनी हुई है, 80% ही इफेक्टिव है, मतलब यूज हुई है इरिगेट करने के लिए, यूज हुई है। तो टोटल रेनफॉल है कितनी, टोटल रेनफॉल है कितनी, 558। 558 का कितना परसेंट, 0.8 से गुना करो, कितनी वैल्यू आ जाएगी, इफेक्टिव रेनफॉल आ जाएगी। बताओ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 558 गुना में 0.8, 558 गुना में 0.8, 446.4 वैल्यू किसकी आ गई है, इफेक्टिव रेनफॉल की। अब सी यू की वैल्यू कितनी आई थी, टोटल सी यू की वैल्यू आई थी 133.64। अरे सी यू की वैल्यू कितनी आई थी, 133.67 आई थी। अरे वो 133.61 आई थी ना, हाँ 64 आई थी ना। अच्छा सी यू की वैल्यू किस में आएगी, सी यू की वैल्यू किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी, ठीक है क्या। ये सारी सेंटीमीटर में आएंगी सी यू की वैल्यू।
एक मिनट, हाँ गुना करने के बाद इसकी जो वैल्यू आ रही है सेंटीमीटर में, डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला बताया नहीं, वहाँ पे लिखवाया नहीं शायद आपको, सी यू इन सेंटीमीटर लिख लेना, सी यू की वैल्यू आएगी सेंटीमीटर में। अच्छा माइनस में आर ई की वैल्यू क्या आई है 440.4, ये किस में आई है एमएम में, सेंटीमीटर में क्या हो जाएगी 44.64 सेंटीमीटर, ठीक है क्या 44.64 सेंटीमीटर हो जाएगी। माइनस करो 44.64 सेंटीमीटर, माइनस करो, वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, कितनी आ गई 89 सेंटीमीटर आ गया। तो सी आई आर की वैल्यू कितनी आ गई 89 सेंटीमीटर, ये लिख लो, ध्यान रखना है ये चीजें। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। चलो नेक्स्ट, अब निकालना है आपको सी आई आर आ गया, एन आई आर निकाल दो, एन आई आर निकाल दो, पीछे फॉर्मूला देखो फटाफट से, प्लस में लीचिंग, लीचिंग दे रखी है, लीचिंग 0 दे रखी है, तो वैल्यू कितनी आ गई 89 प्लस में 0 89 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट भी हो गया, थर्ड पार्ट निकालो, एफ आई आर, एफ आई आर का फॉर्मूला देखो एफिशिएंसी वाला, क्योंकि एफिशिएंसी गिवन है मुझे वाटर एप्लीकेशन की, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, दिस इज एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन इज एन आई आर डिवाइड बाय में एफ आई आर गुना में 100। एन आई आर की वैल्यू आ गई कितनी थी 89 है, एफ आई आर निकालनी है आपको, एफिशिएंसी से भाग कर दो, वाटर एप्लीकेशन की एफिशिएंसी दे रखी है, देखो कितनी है, क्वेश्चन पढ़ो, वाटर एप्लीकेशन की एफिशिएंसी कितनी है, वाटर एप्लीकेशन की एफिशिएंसी कितनी, कितने परसेंट है, अरे ये यार 50% दे रखी है, 50% दे रखी है, तो 50.5 से भाग कर दो, 50% है ना, अब इंटू 100 करने की जरूरत नहीं है, 0.5 से भाग कर दो उसको, बस ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है 0.5 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा सीधा सेंटीमीटर में 178 आ जाएगा। अब ये इंटू 100 करने की जरूरत नहीं है, हैं? अरे एफ आई आर की वैल्यू परसेंटेज में है, तभी मैंने परसेंटेज का ये वाला 100 ऊपर ले गए। अब ये अगर मैं परसेंटेज में लिखता तो इसका नीचे वाला ऊपर आया था, समझे, ये परसेंटेज में यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, वैल्यू बताओ कितनी आ गई, कितनी आ गई 178 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है 178 सेंटीमीटर आ गई। नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू निकालिए जी आई आर की, जी आई आर निकालना है। जी आई आर कैसे निकालूं, एफिशिएंसी ड्यू टू दी कन्वेंस इज इक्वल टू दी एफ आई आर टू दी जी आई आर गुना में 100। एफ आई आर की वैल्यू कितनी आई है 178, जी आई आर की वैल्यू निकालनी है, एफिशिएंसी ड्यू टू कन्वेंस 75% दे रखी है, आंसर निकाल लो। 237.33 सेंटीमीटर। अब ये सारी क्या आई है, ये सारा वॉल्यूम रिक्वायरमेंट आ गया अलग अलग। अब आपको टोटल प्लस कर दो उसको, तो अब निकालना क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना था। सवाल पढ़ो, डिटरमाइन द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डाइवर्ट किया हेडवर्क से इरिगेट करने के लिए, कितना एरिया है 5000 लिख दिया गया, 500 लिखना, चलो 5000 कर देते हैं, कोई बात नहीं। अब टोटल वैल्यू इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करते हैं हम लोग, टोटल ग्रोस वैल्यू ले लेते हैं, प्लस नहीं करना सबको, ए की वैल्यू सबसे ग्रोस कौन सी है, ग्रोस में सब कुछ आ जाता है। जी आई आर कहाँ है, दिस इज जी आई आर, आगे ना 237 पॉइंट, ये है जी आई आर, तो ग्रोस के अंदर आ जाती है ये वैल्यू चाहिए होती है अपने को, ग्रोस वैल्यू सबसे लास्ट में जो है, ग्रोस की वैल्यू है कितनी 237.33 है क्या, 237.33। अभी किस में आई है, सेंटीमीटर में थी, इसको कर लो सेंटीमीटर को कर लो मीटर में, मीटर में कर दिया। अच्छा गुना कर दो इसको, ये किससे है, ये वॉल्यूम निकालना है, ये हाइट में है, डेप्थ है, इसको एरिया से गुना कर दो। एरिया कितना है 5000 हेक्टेयर, गुना में क्या कर दूं 10 की पावर 4, वैल्यू निकाल लो मीटर स्क्वायर में, ये आ जाएगा, मीटर क्यूब में वॉल्यूम आ जाएगा। वैल्यू बताओ कितनी आ रही, बहुत बड़ी आ रही होगी। अब बड़ी आ रही है तो आपको क्या करना है, मिलियन में निकाल देना इसको। ये वैल्यू आ गई, कितनी आ रही है 1.8 इंटू कितनी आ रही है, बड़ी सारी आएगी तो बहुत बड़ी आएगी, कितनी 1.186 आ रहा होगा, 1.186 आ रहा है, 1.186 इंटू 10 की पावर, बोलो भाई 10 की पावर 3 तो ये होगी, 7 आ रही होगी, 7 में से 2 गया 5 आ रही होगी, हैं
ना ना ना, और भी आएगी हैं? 5 ही है। 5 ही आएगा सर 10 की पावर। नहीं 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 नहीं, और भी आएगी, चेक कर लो। 3 1 होगी, 4 1 होगी, 7 7 में 2 गया 5, 5 और 2 37 को 5 से गुना करने पे कितना आ गया 118। तो इसका मतलब ऐसा लगा लो 2 और आएंगी, 4 3 7 7 में 2 गया 5, 5 और 2 7 आ रही होंगी, चेक कर लो सही ढंग से। अरे कैल्शियम में आ तो रहा होगा ऊपर, क्या वो सोल्व नहीं कर रही क्या? पता नहीं सर। कैलकुलेट सर 7 दिन के 10 ऊपर 7 करो, गुना नहीं हो रही क्या? अरे 10 की पावर 4 माइनस 2, 2 लिख लो, 10 की पावर 2 लिख लो। 1.18665 into 10 की पावर 12 12 आ रही है, चलो कोई बात नहीं, 12 आ गई, आप बता दिया मैंने, 12 मान ली, ठीक है। अब ये वैल्यू किस में आई है? ये मीटर क्यूब में आई है, आपको निकालनी थी मिलियन मीटर क्यूब में, 10 की पावर -6 और कर दोगे, ठीक है क्या? तो 1.186 इंटू 10 की पावर 12 इंटू में 10 की पावर -6, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.186 इंटू 10 की पावर 6 मिलियन मीटर क्यूब, ये लो मिलियन मीटर क्यूब में निकाल दिया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लिख लो। कल आपको करा देंगे दूसरा मेथड, ठीक है? नहीं आ रही है सर इसकी हैं? वैल्यू सर ये कितनी आ रही है? पॉइंट में आएगी सर ये। किस में? अरे ये 1.186 इंटू 10 की पावर कितनी आ रही है? हो गया हो गया? अरे मिलियन -6 और कर दिया, ठीक है। 12 -6 6 होगी बस, और कुछ नहीं किया, ठीक है। चलो नेक्स्ट ये क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, ठीक है, खत्म हो गया आपका, जहाँ तक हुआ था वो सारा कंप्लीट करवा दिया, बस टेंशन ले रखी थी। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लो, ठीक है। लिखो द मंथली CU for paddy, the monthly CU for paddy are given below. Determine the total CU. Determine the total CU. Also compute what is the average monthly and peak monthly consumption. तो इसमें टाइम दे रखा है, चलो लिख लो इसके बारे में भी। टाइम दे रखा था इसमें, दिस इज जून 1 से 30, जुलाई 1 से 31, अगस्त 1 से 31, सितंबर 1 से 30, ये मैंने लिखे हैं, ठीक है क्या? ये सीधा आपको मन दे देगा। 1 से 31, नवंबर 1 से 30 का होता है, 1 से 30। इसके बाद दे रखा है आपको CU की वैल्यू दे रखी है, CU की वैल्यू दे रखी है, ये टाइम है, कंजप्शन लिख दिया क्या? ये टाइम ही है, ये टाइम है, टाइम। CU की वैल्यू दे रखी है 27, 23, 21, 25, 15, ये दे रखा है। चलो करो, हैं? ये सब क्वेश्चन है, अरे 1 मिनट का क्वेश्चन है, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, निकालना कुछ नहीं, फॉर्मूला याद है तो हो गया। इरिगेशन पूरी टोटली फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला आता है सवाल ठीक होगा, फॉर्मूला नहीं आता सवाल नहीं होगा। एक घंटे का तो हो गया होगा, पता होगा चलो ये तो सही, मैं कहा था ना बराबर कर देंगे इसको। 20 में 10 मिनट हो गए। क्या क्या निकालना है? एवरेज मंथली, एवरेज डेली भी निकाल देते हैं, एक्स्ट्रा कर देते हैं, पीक मंथली भी कर देते हैं, कुछ भी नहीं है, 1 मिनट का काम है।
कुछ था ही नहीं एक्चुअल में। अब ये पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन से ही आंसर हो जाएगा। इसने क्या बोला, आपको टोटल कंजप्शन दे रखी है, टोटल कंजप्शन दे रखी है। अब ये टोटल कंजप्शन किसकी आई, जून से लेके कब तक की, नवंबर तक की। हेलो देख रहे हो इधर, जून से लेके नवंबर तक की ये कंजप्शन आगे टोटल कितनी आई है, टोटल करो कंजप्शन कितनी आ रही है, प्लस करो उसको। 7 3 10, 10 और 3 13, 14, 14 और 5 19, 19 और 5 19 और 5 19 और 5 24 होता है ना यार, 19 और 5 24, कितना आ गई, 2 4 6 134 आ गई, 134 आ गई टोटल कंजप्शन इतने मंथ की। आपको निकालनी है पर डे की, ठीक है, पहले पर डे की निकालो। अच्छा डे बताओ कितने आ रहे हैं इसमें, 30 31 31 30 31 30, प्लस करो इनको, कितना बेस पीरियड आ रहा है, एक मिनट, नवंबर के जो दिन है 124 है, जो नवंबर के दिन है 124 है, 24 दिन के लिए, मतलब 24 नवंबर तक की कहानी है, 1 जून से 24 नवंबर, इसके 24 दिन लेना, 24 31 30 31 31 30, प्लस कर लो कितने आ रही है, कितनी आ रही है, 177, टोटल दिन आ गए 177, ठीक है, 177 आ गए। अब ये 134 आ गई, उसकी आपको निकालनी है एवरेज डेली कंजप्शन, कितनी आ जाएगी, टोटल वैल्यू कितनी थी, 134 सेंटीमीटर डिवाइड बाय में कितनी आ जाएगी, 177 कर दो, वैल्यू निकल जाएगी 0.75 सेंटीमीटर पर डे आ गया, 0.75 सेंटीमीटर पर डे। अब ये वैल्यू किसकी आई है, एवरेज डेली की, निकालनी किसकी थी, एवरेज मंथली निकालनी थी, एक दिन की निकल गई, मंथली निकाल लोगे, एवरेज मंथली 24 क्यों होगा, एवरेज मंथली मतलब 30 दिन से गुना करते हैं, 0.75 गुना में 30, 22 जो भी आ रही है सेंटीमीटर पर मंथ आ जाएगा, मंथली निकाल ली। अच्छा इसमें बोला था कि कौन से मंथ की निकालनी है, कुछ ऐसा बोला था कौन से मंथ की निकालनी है, वो बोल देगा वो, ठीक है, एवरेज 30 लेके चलते हैं, कुछ ना हो तो 30 लेके चलेंगे मंथली के लिए, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ गई, 22.5 सेंटीमीटर आ गई। अच्छा नेक्स्ट बताओ पीक मंथली कंजप्शन क्या होगी। अब ऐसा गेट का सवाल आता है ये, ठीक है क्या, वहाँ जाके ना वहाँ पे देखते घबरा जाते हैं यार, टेबल आगे क्या करें, फॉर्मूला आता नहीं होता, तो वहाँ जाके कहते सर पेपर टफ था, पेपर टफ नहीं होता, जब नहीं आता वो टफ है, आता हो तो कैसे टफ होगा। बताओ नेक्स्ट पीक मंथली कंजप्शन, पीक मंथली कंजप्शन कितनी होगी, पीक सबसे ज़्यादा कौन से मंथ में हुई है, कौन से में हुई है, तो 27 आंसर आना था, बस आंसर हो गया, ठीक है क्या, कुछ था क्या इसमें, पीक मंथली कंजप्शन 27, लो बस, ठीक है, लो इतना कर लो आज, कल दूसरा मेथड करवा देंगे।